हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत फिजिक्स से सीखे में। देखिए, हमारी यूट्यूब में कंटिन्यू क्लासेस आ रही हैं, है ना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर 2 दिन में कम से कम एक एक वीडियो एक एक सब्जेक्ट का अपलोड किया जा सके। ठीक है, तो इसी क्रम में देखिएगा, हमारी जो संविधान की मेरे ख्याल से 1 या 2 क्लासेस मैंने पहले अपलोड किया हुआ है। आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, चाहे भारत का कोई भी सभी पेपर हो, अगर वहाँ पे आपका राज्य व्यवस्था और संविधान का सिलेबस है, तो वहाँ पे भारत के जो राष्ट्रपति हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है और यहाँ से पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 जिसे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के नाम से जाना जाता है, में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होता, ये बताने हैं आपको। ए, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य। बी, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। सी, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और डी, राज्य विधान परिषद के सदस्य। देखिए, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है और इसमें यह भी बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, कौन नहीं लेंगे। तो इसमें कौन नहीं भाग लेगा, उसी के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य विधान परिषदों के सदस्य जो होते हैं, ये क्या होते हैं, राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है उसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कौन होते हैं, तो शामिल होने वाले में आपको याद रखना है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, शामिल होते हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अब शामिल कौन नहीं होते, तो संसद के जो मनोनीत सदस्य ये इसमें शामिल नहीं होते, जिसमें 12 राज्यसभा के और 2 लोकसभा के मनोनीत सदस्य, इनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। राज्य विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं, ये भी इसमें क्या तो शामिल नहीं किए जाते हैं। और राज्य विधानसभा के सदस्य ये भी इसमें क्या तो शामिल नहीं किए जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी चीजें क्या है तो इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। यदि संसद सत्र में नहीं है, मतलब संसद सत्र में नहीं है, और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, इसकी अधिकतम वैधता का जो टाइम है, अवधि है, क्या होता है, ये आपको बताना है। ए 6 सप्ताह। बी 6 महीने। सी 6 महीने और 6 सप्ताह। डी 1 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6 महीने और 6 सप्ताह, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा, तो आपको याद रखना है, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितने का होगा, 6 महीने का होगा। सत्र शुरू होने के बाद पारित करने की समय सीमा जो है 6 सप्ताह के भीतर होती है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम लाइफ है ऑफ ऑर्डिनेंस, ये कितना देखने को मिलता है, 6 महीना और 6 सप्ताह। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, ये अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 213 के तहत जारी करता है। और अध्यादेश याद रखिएगा पूर्वव्यापी, जिसको क्या तो रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रपति किस वीटो शक्ति का उपयोग करके किसी विधेयक को न तो मंजूरी देते हैं, ना हाँ बोलते हैं कि विधेयक ठीक है, और न ही उसको क्या करते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ करके लौटाते हैं, बल्कि अनिश्चित काल तक, अनिश्चित मतलब जब समय का पता ही नहीं है, अपने पास ही क्या करते हैं, वो रख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा वेटो पावर है जिसके अंतर्गत वो ऐसा करते हैं। ए, ये अब्सोल्यूट वेटो। बी, निलंबनकारी वेटो। सी, पॉकेट वेटो। और डी, विशेषित वेटो, जिसको क्वालिफाइड वेटो कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा, अपने पास रख लेते हैं, है ना, अनिश्चित काल के लिए, ऑप्शन सी, पॉकेट वेटो। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। तो राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है ना, ये आर्टिकल 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला था अब्सोल्यूट वेटो। माफ करिएगा, आर्टिकल 3 मैंने गलत कह दिया। ठीक है, ये किस में दिया है, तो आर्टिकल 111 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में आपको जानकारी दी गई है। ठीक है, इतनी चीजें हैं। पहला होता है आत्यांतिक, जिसको अब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो विधेयक इनके पास पहुंचता है राष्ट्रपति के पास, उसको सुरक्षित रखा जाता है, और वो क्या होता है, उनके पास सुरक्षित रहते हुए वो समाप्त हो जाता है। इसका उपयोग जो है प्राइवेट मेंबर, है ना, जो प्राइवेट मेंबर होते हैं, बिल या मंत्रिमंडल के इस्तीफे पर क्या तो कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है प्राइवेट मेंबर के बिल पर और राष्ट्र मंत्रिमंडल के इस्तीफे पर हो जाता है। उसके बाद है निलंबनकारी, जिसको सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो विधेयक होता है उसको पुनर्विचार के लिए क्या तो लौटाया जाता है, रिटर्न किया जाता है। और उसको करने का कंडीशन ये है कि संसद द्वारा साधारण बहुमत से फिर पारित होने का राष्ट्रपति को मंजूरी देने के लिए बाध्य है। ठीक है,
तो देखिए निलंबनकारी जैसे कि वीटो होता है पुनर्विचार के लिए वापस लौट आते हैं। उसके बाद होता क्या है कि संसद द्वारा अगर साधारण बहुमत से फिर से पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को फिर क्या करना पड़ता है, उसको मंजूरी देना पड़ता है, वो उसको वापस नहीं लौटा सकते। ठीक, अगला है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में होता है क्या है कि कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, उसको अपने पास पॉकेट में क्या तो रख लिया जाता है बिना समय बताए, चाहे कितना भी समय हो। तो भारत में समय सीमा नहीं है इसकी पॉकेट वीटो की, और इसका प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किया गया 1986 में। ठीक है, इसका प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किया गया 1986 में डाक संशोधन से संबंधित बिल के लिए। ठीक है, चलिए। उसी प्रकार जो संविधान संशोधन विधेयक है ना, उन पर वीटो लागू नहीं होता है, ये आपको याद रखिएगा। संविधान में अगर आप संशोधन करने संबंधी कोई नियम और कानून विधेयक बनाते हैं तो उसमें वीटो पावर का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपका। देखिएगा अगला है जो क्षमादान शक्तियां होती हैं जिसके बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 और राज्यपाल 161 के बीच मुख्य अंतर क्या है, ये आपको बताने हैं। ए, राज्यपाल मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं, राष्ट्रपति नहीं। ठीक। बी, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत और मृत्युदंड दोनों की सजा माफ कर सकते हैं जबकि राज्यपाल नहीं। सी, राज्यपाल क्षमादान शक्ति का उपयोग कैबिनेट की सलाह के बिना कर सकते हैं। और डी, दोनों की शक्तियां बिल्कुल समान हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो बहुत ज्यादा मिलता जुलता है ना। एक राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत और मृत्युदंड दोनों की सजा माफ कर सकते हैं जबकि राज्यपाल नहीं। यही मेरे ख्याल से इसका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उत्तर को देख लेते हैं, है ना, कोई बड़ा बात है नहीं। हाँ तो यही है। ठीक, देखिए तो क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को देखते हैं। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत, है ना, अनुच्छेद 72 के तहत कोर्ट मार्शल को भी माफ कर सकता है, ये याद रखिएगा, और मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं। जबकि राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत कोर्ट मार्शल के संबंध में उसके पास किसी भी प्रकार का पावर नहीं है। जबकि मृत्युदंड पूर्ण क्षमा नहीं लेकिन निलंबन या परिहार कर सकते हैं, है ना। मृत्युदंड को पूरी तरीके से जो है राज्यपाल क्या करते हैं, मृत्युदंड को, है ना, पूरी तरीके से माफ नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं वो उसको थोड़ी देर के लिए, है ना, थोड़ी देर के लिए आगे, है ना, टाल सकते हैं, बस इतना ही है। निलंबन कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, ऐसा समझिए। ठीक, देखिए क्षमा के बारे में याद रखिए, जो सजा और दोष सिद्ध हुआ है, जब राष्ट्रपति क्या करता है, क्षमा करता है, तो पूरी तरीके से उसकी जितनी भी सजा है या दोष सिद्ध है वो क्या हो जाता है, वो उससे पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है, उससे पूरी तरीके से क्या होता है, बरी हो जाता है। और विराम के कंडीशन में होता क्या है, जैसे कि कई बार विशेष परिस्थिति होती है, चाहे मेडिकल से संबंधित हो या कोई अगर महिला, है ना, महिला अगर क्या सजा काट रही हो तो उसे गर्भ अवस्था के समय सजा को क्या तो कम कर दिया जाता है। ठीक, प्रविलंबन में ये क्या होता है, अस्थायी रोक होता है ना, कुछ समय के लिए इसको क्या तो रोका जाता है। लघुकरण के बारे में याद रखिएगा, इसमें सजा की प्रकृति बदल दी जाए, जैसे मृत्यु मृत्यु दंड से क्या कठोर कारावास, है ना, सजा की प्रकृति को इसमें क्या तो बदल दिया जाता है। परिहार में याद रखिएगा सजा की प्रकृति को बदला नहीं जाता है, जबकि उसकी अवधि को कम कर दी जाती है। जैसे किसी को कठोर कारावास तक सजा है तो उसका सजा का जो नेचर है ना, कठोर कारावास, तो वो वही रहेगा, लेकिन पहले उसकी जगह पे 3 साल की सजा काटता, अब कितना कर रहा है, 1 साल, तो इसको क्या तो परिहार कहते हैं। ठीक है, तो क्षमादान की जितनी सारी शक्तियां, क्षमा करने में हर तरीके को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है ना, हर तरीके के दोष और दोष मुक्ति सजा को। विराम में क्या कर सकता है, कुछ समय के लिए उसको क्या करता है, सजा को कम कर देता है। ठीक है, विराम मतलब कम कर देता है। प्रविलंबन में अस्थायी रूप से रोका जाता है। लघुकरण में जो सजा है उसको कम कर दिया जाता है ना, प्रकृति को बदल दिया जाता है। और परिहार में क्या किया जाता है, प्रकृति को नहीं बदला जाता, उसके समय को बदल दिया जाता है। ठीक, इतनी चीजें याद रखना। ये आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है, ये आपको बताने हैं। ए, उपस्थित और मतदान करने वाले मतदाताओं को 2/3 बहुमत, सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, साधारण बहुमत, और आधे राज्यों के अनुसमर्थन के साथ पूर्ण बहुमत। देखिएगा यहाँ पे, है ना, चलाने के लिए ये होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, या बी है सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, है ना, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, 2/3 तो रहता ही है। साधारण बहुमत का इससे काम नहीं आता। आधे राज्यों के अनुसमर्थन के साथ पूर्ण बहुमत ये तब होता है जब महाभियोग को क्या तो लागू करना होता है ना। बहुमत के लिए इसमें मेरे ख्याल से सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, ये इंपॉर्टेंट है, तो यही आपका उत्तर होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए बी ही है। ठीक है, बी ही है। ओके, तो महाभियोग प्रक्रिया में याद रखिएगा, महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति का किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 61 में, है ना, अनुच्छेद 61 में दिया गया है। और प्रस्तावना देखिएगा, सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर जो है
महाभियोग प्रक्रिया के लिए चाहिए, और महाभियोग केवल तभी लगेगा जब उनके पास क्या हो, राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया हो, इसी आधार पर, है ना, राष्ट्रपति जी के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया हो। ठीक। अब जैसे ही महाभियोग की प्रक्रिया चालू होगी, है ना, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या तो नोटिस दिया जाएगा। कितने दिन पहले? तो 14 दिन पहले। उसके बाद जो कुल सदस्य संख्या है उनके 2/3 बहुमत से इसको क्या तो पारित किया जाएगा, किसको? तो महाभियोग का जो प्रस्ताव है उसको। और उसके बाद आरोपियों की क्या होती है? जांच होती है ना। उसके बाद आरोपों की क्या होती है? जांच होती है। अगर जांच में सही पाया गया तो 2/3 बहुमत से उसको क्या तो पारित कराया जाता है, और राष्ट्रपति अपने पद से तुरंत ही क्या होता है? मुक्त हो जाता है। मतलब राष्ट्रपति पद से तुरंत उसको हटा दिया जाता है। ठीक, ऐसा है। तो मनोनीत सदस्य में याद रखिएगा, मनोनीत सदस्य जो है पहले राष्ट्रपति के क्या तो निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते थे, लेकिन जब उनको क्या किया जाता है महाभियोग में, जब उनको हटाना हो तो मनोनीत सदस्य भी इसमें क्या तो भाग ले सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है कि कौन भारत के पहले राष्ट्रपति थे, है ना, जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान, है ना, काम करते ही हुआ था। ये आपको बताने हैं। ए राजेंद्र प्रसाद, बी जाकिर हुसैन, सी फखरुद्दीन अली अहमद और डी वी गिरी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन सही उत्तर आपका होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अब। तो डी, ठीक है भाई, ऑप्शन बी आपका सही है। तो जाकिर हुसैन के याद रखिए, ये जब काम कर रहे थे उसी दौरान इनका क्या होता है, तो कार्यकाल के दौरान ही निधन होता है। प्रतिभा पाटिल जी के बारे में याद रखिएगा, प्रथम महिला राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में याद रखिए, प्रथम आदिवासी महिला और वर्तमान में 15वीं नंबर की यह भारत के राष्ट्रपति हैं, है ना, ये याद रखना है। वी गिरी जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति, इनको क्या तो नियुक्त किया गया था, है ना, निर्वाचित हुए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले और सबसे लंबे कार्यकाल में लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है जी। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए, है ना। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे करा दी है, और इसी तरीके से आपका जो इम्पोर्टेंट कुछ रहेगा उसको मैं क्लास में के माध्यम से यहाँ पे करते रहूंगा। और जिनको भी बहुत अच्छे से, है ना, एक एक डिटेल में पढ़ने हैं, वो टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद वो मुझे, ठीक है, कॉन्टेक्ट करना, फिर मैं पेड क्लास के माध्यम से आपको पूरी थ्योरी और एमसीक्यूज बहुत अच्छे से करा दूंगा, एक एक चीज, है ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि कोई भी चीज वहाँ पे कोई मिस ना हो। लेकिन वो सारी चीजें पेड रहेंगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, पढ़ते रहिए।